दोस्तों आशीष इंटरैक्शन का एपिसोड 4 बहुत ही मज़ेदार और एक्साइटिंग होने वाला है। आज हमारे साथ एक बहुत ही यंग ऑफिसर हैं इंडिया के। इनसे हमने बात की है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, एक ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में कई सारी बातें की है। आई एम श्योर ये एपिसोड आप बहुत इन्जॉय करेंगे। प्लीज़ वेलकम द गेस्ट ऑफ आवर शो मिस्टर अक्षय सिंह मरकाम ऑन आशीष इंटरैक्शन। अक्षय भाई, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए, और मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ऑल गुड। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ अक्षय भाई। अक्षय भाई, मैं इस शो को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करूँगा हमारे एक क्विक इंट्रोडक्शन के साथ आपके। मैं चाहूँगा हमारे ऑडियंस को आप थोड़ा सा बताएं आपकी पूरी जर्नी के बारे में। देखिए, जर्नी तो मेरी स्टार्ट होती है बहुत आफ्टर माई, मतलब अगर मैं अपनी करियर वाली जर्नी को आपको बताऊँ रिगार्डिंग माई करियर, तो आई डिड माई 12th 10+2 मैंने किया। उसके बाद मेरे अंदर था कहीं ना कहीं दैट आई वांटेड टू बी ए सिविल सर्वेंट, एक ऑफिसर बनना है। सो मैंने वो बात को अपना कंटिन्यू रखा और उस बात की तरफ बढ़ने के लिए आई जॉइन सम क्लासेस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। एंड जब मैं लास्ट ईयर में था, आई डिड माई बीकॉम। मैंने बीकॉम किया। अपनी सोल रीज़न वॉज कि मुझे सिविल सर्विस की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना था। दैट वॉज द रीज़न कि मैंने नॉर्मल सा बीकॉम, मेरा 12th के बाद में IIM इंदौर में IPA में कोर्स होता है, आपको पता होगा, उसमें सिलेक्शन हो गया। दैट वाज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने उसको छोड़ के आई जस्ट डिड माय बीकॉम बिकॉज मुझे था कि आई वांटेड टू डू सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, राइट। तो मैंने 12th के बाद ये स्टार्टेड माय प्रिपरेशन एंड व्हेन आई वाज इन द लास्ट ईयर ऑफ माय बीकॉम, सो दैट वाज द टाइम आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ DSP. After that, next year, deputy collector, and after that I gave UPSC and got selected in UPSC as well. तो ये मेरी पूरी हिस्ट्री थी। Currently I am working as SDM in Indore Sub Division Magistrate में deputy collector 2015 NTPSC से and posted in Indore, serving the people of Indore. That's really great to know your journey. Akshay भाई, my first question to you is how does it feel? कैसा लगता है जब आप एक 22 ईयर की एज में SDM ऑफिसर बनते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी कोई मुझसे पूछता है और जब भी मेरे दिमाग में आता है, तो मुझे बड़ा मतलब एक रिलेटेड, जैसे आप बोलते हो, फील ऑन 7th क्लाउड वाली फीलिंग आती है। क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज़ है। आप सोचेंगे कि एक नॉर्मल सा लड़का जो एक तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, 20-21 साल का लड़का, उसको एकदम से पता पड़ा कि बिकम DSP या बिकम डेप्यूटी कलेक्टर। तो दैट इज़ द 360 डिग्री चेंज इन योर लाइफ। लोग आपको एकदम से, आप लोगों की नज़र में आने लगते हो, लोग आपके पास आने लगते हैं, एक पूरा सारा लोगों का नज़रिया आपके प्रति चेंज हो जाता है। तो एवरीथिंग चेंजेस। मतलब एक रिस्पेक्ट जो सोसाइटी में आज भी सिविल सर्विस की है, मैं उसका प्रत्यक्ष मैंने एक्सपीरियंस किया है, दैट इज़ एक्चुअली वो चीज़ है। तो जैसे ही आपको पता पड़ता है दैट यू हैव सिलेक्टेड, तो वो फीलिंग तो बिल्कुल मतलब मैं बयान नहीं कर सकता उस तरह की। हम लोग देखते भी रहते हैं, आप कई बार अपना काम शेयर करते रहते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। अक्षय भाई, आई एम वेरी प्रिविलेज टू सी कॉर्पोरेट कल्चर वेरी क्लोजली, और वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी कि पीपल हैंडलिंग स्किल एक बहुत बड़ी स्किल है। और एज एन गवर्नमेंट ऑफिसर, आप पीपल हैंडलिंग पे आपका क्या व्यूज़ है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस का जो जिस्ट है, वो जिस्ट ये है कि हाउ यू मैनेज थिंग्स एंड हाउ यू मैनेज पीपल। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप बोल रहे हो कॉर्पोरेट में, तो आज मैं बोलना चाहूँगा कि द सिविल सर्विस, द पब्लिक सर्विस इज नो अदर देन द कॉर्पोरेट थिंग। मतलब यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, सेम चीज़ हम देखते हैं हमारे। इनफैक्ट जो अपग्रेडेशन हम कर रहे हैं, the smartness we are bringing into the civil services, you can see the smart city offices. आप नगर निगम इंदौर को देखिए, इट्स द नंबर 1। तो जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो मतलब आई एम डाइवर्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन यू आस्क्ड, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम भी उस स्मार्ट कल्चर की तरफ, कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो द क्वेश्चन वाज कि पीपल हैंडलिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही काम हमारा इसमें होता है कि आप कैसे लोगों को हैंडल कर रहे हैं। लोग इंक्लूडिंग योर स्टाफ फ्रॉम द लोएस्ट टू द टॉप एंड द पीपल हु आर कमिंग, जो आम जनता आपके पास आ रही है। तो हमारा काम ही है। देखिए, हमारा काम ये है कि हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। आज आप मेरे ऑफिस में आएंगे तो डेली मेरे पास 200-250 लोग मिलने आ रहे हैं। उनको किस तरह आप हैंडल कर रहे हैं, यही तो एक क्वालिटी आपकी चेक होती है, हाउ एफिशिएंट एंड हाउ गुड अ सिविल सर्वेंट यू आर। एक निराश व्यक्ति, एक व्यक्ति ऐसा जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, वो आपके पास आ रहा है,
और आप उसको प्रॉपर्ली टैकल नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्ली उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसकी समस्या को नहीं सुन पा रहे हैं, अगर हो सकती है तो आप उसको प्रॉपर हेल्प कर पा रहे हैं, या कहीं और से हो सकती है तो वहाँ आप उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी होंगी। तो हैंडलिंग पीपल इंक्लूडिंग आवर स्टाफ ऑल्सो, आपके स्टाफ के बारे में आपको कुछ पता पड़ता है कि कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे उसको फिर आप ठीक कर रहे हैं, आप उसको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको चीज़ें करनी है प्रॉपर्ली। तो पीपल हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है ये पूरा पूरा हमारे यहाँ पर ही है। विच मीन्स कि तभी अभी काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट ऑफिसर्स में भी एक चेंज दिखता है कि कई सारे ऑफिसर्स की काम करने की तरीके काफ़ी चेंज हो चुके हैं। अक्षय भाई, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक आपके टाइम मैनेजमेंट पे आपके क्या व्यूज़ है? लाइक जब आप एस्पिरेंट थे तब आप टाइम मैनेजमेंट कैसे फॉलो करते थे, एंड नाउ हाउ डू यू फॉलो टाइम मैनेजमेंट राइट नाउ? ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ही गलत है मुझे लगता है। यू कैन नॉट मैनेज टाइम, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम। क्या आप टाइम समय को परिवर्तित कर सकते हैं? मतलब ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरी फिलॉसफी है दैट इट्स नॉट द टाइम मैनेजमेंट, इट इज हाउ यू आर मैनेजिंग योरसेल्फ टू द पर्टिकुलर टाइम। तो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही ये है, फ्रॉम अ स्टूडेंट टू एन ऑफिसर टू XYZ एनीथिंग, एनी पोस्ट यू होल्ड, आप अपने आप को कैसे उस टाइम के अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट टाइम में आपको पता है कि आपको कॉलेज जाना है, आपको स्कूल जाना है, आपको कोचिंग की पढ़ाई करनी है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आपको आपका लेजर टाइम लेना है। तो आपको हर चीज के अकॉर्डिंगली अपने आप को मैनेज करना होता है। आपको अपने घर वालों को भी टाइम देना है, आपको अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, आपको आपकी सोशल एक्टिविटीज, आपकी हॉबीज, आपकी स्टडीज, सबको एक इक्वल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो चीज नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट बैक होता है इन टर्म्स ऑफ डीमोटिवेशन, इन द टर्म्स ऑफ मतलब बहुत ज्यादा बोरियत आपके अंदर आने लगती है। लेकिन मैं अपने आप को अगर मैं बताऊं तो मैं कभी भी बहुत ज्यादा एकदम किताबी कीड़ा नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं रहा हूँ? क्योंकि मेरा हमेशा से था कि अकॉर्डिंग टू द टाइम आप चीजें करो तो ज्यादा बेटर है। आप पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करिए, आप लेजर टाइम के टाइम में गिव योर टाइम टू द लेजर, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आपकी सोशल एक्टिविटीज, एक ऑफिसर हमेशा ये नहीं होता कि एक किताबी कीड़ा जो सिर्फ किताबी, आपको एक सोसाइटी को मैनेज करना है, आपको लोगों को मैनेज करना है, तो सोशल एक्टिविटीज में एक पार्ट होना, सोशल एक्टिविटीज का हिस्सा बनना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हर चीज को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग मतलब ये स्टूडेंट वाला मैंने बताया। अभी भी आप अगर एज ऑफिसर पूछो तो सारी चीज आपको मैनेज करनी होती है। एक वर्क लाइफ बैलेंस, आपने एक वर्ड सुना होगा, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? यही है कि अभी तो आई एम नॉट मैरिड, मतलब बट जो मैरिड होते हैं वो उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि ऑफिस में बॉस को भी मैनेज करना है और घर पे होम मिनिस्टर को भी मैनेज करना है। तो दैट इज द मैनेजमेंट यू डू द थिंग। तो gist of service, including a corporate, government, anything is the management of yourself according to the time, according to me. Correct. The thing you have used in this conversation कि you are luckily not married. So what do you think? Right now. अक्षय भाई, I see कि most of the time the thing which you have used कि आप अभी married नहीं हैं, आप relation में नहीं हैं, but एक चीज़ जो आज students के बीच में काफ़ी common हो गई है कि मैक्सिमम 18 to 22 ईयर्स ओल्ड जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो सारे रिलेशंस की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं या डाइवर्ट हो रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, इज 18 to 22 इज द राइट एज टू बी इन अ रिलेशनशिप? देखिए, एक चीज में आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा, एक चीज आई थ्रो अ क्वेश्चन टू यू अगेन, व्हाट इज अ रिलेशनशिप? मतलब रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप के लिए ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत वो है कि हमने रिलेशनशिप को टर्म दे दिया है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या रिलेशनशिप इज बॉडीली रिलेशनशिप ओनली, राइट। लेकिन हमेशा रिलेशनशिप एक बॉडीली रिलेशनशिप हो या उसी सेंस में हम देखेंगे, इट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। फिर भी आप उस सेंस में पूछ रहे हैं तो आई आंसर कि मुझे लगता है कि देखिए, जो गवर्नमेंट ने एज दी है, जो हमारी सरकारी एज है ऑफ बीइंग एन एडल्ट, दैट इज 18, राइट। हम 18 के बाद एडल्ट हो जाते हैं। 18 के बाद बहुत ज्यादा समझ नहीं रहती, लेकिन बच्चों में समझ आ जाती है प्रॉपर। एक आपको आपके करियर डिसाइड करने के लिए आप इतनी समझ होती है कि आपका करियर आपको समझ में आता है, सारी चीज समझ में आती है। तो उसके बाद अगर इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी स्टडीज, आपके करियर को दाव पर लगाकर वो चीज नहीं करना चाहिए। देखिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप होना मुझे नहीं लगता कोई गलत चीज है, अनटिल एंड अनलेस एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में, एक अच्छे वातावरण में वो रिलेशनशिप रहे।
और जैसे मैंने बोला एक रिलेशनशिप का एक बॉडीली रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है, एक फ्रेंडशिप का भी रिलेशनशिप होता है, एक सोलमेट्स का भी रिलेशनशिप होता है। यू नीड समवन टू शेयर। ये एक ऐसी टेंडर एज होती है जब आपको कोई चाहिए होता है कि आप अपने इमोशंस को शेयर करें। तो इमोशंस को शेयर करने के लिए जब आपके पास कोई होता है तो आपकी आधे से ज्यादा डिमोटिवेशन वाला फैक्टर अपने आप साइड लाइन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि गलत नहीं है, लेकिन इसको मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आई एम प्रमोटिंग दैट थिंग, बट थिंग इज कि आप किसी चीज को दाव पे लगा कर बचे जाते हैं। एक जैसे हमने देखते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अलग अलग एज को हमने डिवाइड करा होता है। जो हिस्ट्री है हमारी, जो वेद है, पुराण है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग 4 हमारे आश्रम होते हैं। अगर जो सभी सब्सक्राइबर को पता होगा, 25 साल तक एज ये ब्रह्मचार्य आश्रम का एक होता है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में एंटर करते हैं। तो दैट इनिशियल 25 इयर्स इज योर ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें आपको अपने करियर, अपने आप को क्या करना है और अपने आप को गृहस्थी में जाने के लिए रेडी करना है, वो करना है। तो मुझे लगता है कि आप अगर प्रॉपर्ली स्टडी कर रहे हैं, आप सारी चीजें जो आपके दायित्व में हैं, आप सिविल सर्विस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप XYZ यू आर डूइंग योर स्टडीज वेल, उसके साथ में अगर आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कुछ गलत है इसमें, बट किसी चीज को आप ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप सिर्फ आपके रिलेशनशिप पे ही फोकस कर रहे हैं। तो ये मेरे व्यूज हैं इसके बारे में। शिवाय, द रीज़न व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन इज कि बीइंग इन लाइब्रेरी में, लाइब्रेरियन में रोज़ ऑब्जर्व करता हूँ काफ़ी सारे यंग स्टूडेंट्स को। कई सारा कैफ़े कल्चर अभी काफ़ी बूम पे है हमारे स्पेशली सिटीज़ के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 18 to 22 ईयर ओल्ड जो यंग स्टूडेंट है, अब जैसे ही वो जब अपने गांव से इस शहर की ओर आते हैं तो उस टाइम पे कई सारे डिस्ट्रैक्शन उनको आते हैं, और वाइल प्रिपेयरिंग वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। दैट्स द रीज़न आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन विद यू, लाइक आप कई बार मीडिया में रहे हैं बार और क्लब को क्लोज करने के लिए, सील करने के लिए, ऐसी कुछ चीज़ों के लिए। तो व्हाट्स योर व्यू ऑन बार एंड क्लबिंग कल्चर एंड ऑल? ये जैसे ही कोई भी सिटी धीरे धीरे जैसे वो ग्रो करती है, वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ बढ़ती है, जहाँ पे आपका एक बाहर से आउटसाइडर्स है कमिंग एंड रिसाइडिंग इन सिटी। तो हम ये देखते हैं, कोई भी हो, पुणे हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, बैंगलोर, वहाँ पे नाइट कल्चर बढ़ता है। अब मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज दैट नाइट कल्चर? नाइट कल्चर क्या होता है? आफ्टर गेटिंग फ्री कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देखते हो कि आपका अराउंड 10 के आसपास, 9, 10 ऑलमोस्ट इतने टाइम तक आप फ्री होते हैं। आफ्टर दैट इतना ज्यादा हैप्टिक होता है, मतलब टॉकिंग स्पेसिफिकली टू दैट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दैट आईटी वाला सेक्टर वाला पार्ट, ठीक है, तो आप वहाँ फ्री होते हो, देन यू नीड सम लेजर पार्ट एंड तो क्लबिंग एंड दिस कल्चर, ये मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। जो मैं कार्रवाइयाँ करता हूँ और जो प्रशासन कार्रवाई करता है, उसका एक मेन उद्देश्य ये है कि हमारी यूथ बहुत ज्यादा बिगड़ है, ठीक है। जो भी हम कार्रवाई करते हैं उसमें 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो 21 ईयर्स से कम की एज के बच्चे वहाँ पे अगर हमें पता पड़ता है तो हम कार्रवाई करते हैं। दूसरा ड्रग्स कंजम्पशन, लेकिन लिकर जो है वो लीगल है वहाँ पे ऑलरेडी मिल रही है, लेकिन ड्रग कंजम्पशन हम देखते हैं कि जैसे जैसे सिटी ग्रो होती है, इंदौर में भी आज ड्रग्स कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया। तो ये 2 मेन चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं। सो योर फर्स्ट इज एज। हम नहीं चाहते कि हमारे जो युवा हैं उनके संस्कारों के साथ खिलवाड़ हो। जो मैंने बोला कि 21 साल की एज है, उसके नीचे के बच्चों को अगर आप अलाउ कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं आपको माध्यम से भी आज ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी ऑडियंस में अगर कोई क्लब वाला देख रहा है तो ये जान लीजिए कि प्रशासन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्रिय है। हम हमारी यूथ को बिगड़ने नहीं दें। इस तरह की कोई भी चीज़ें पता पड़ती है 21 इज द एडल्ट एज, उसके ऊपर हमें कोई वो नहीं है। लीगली लाइसेंस मिलते हैं क्लब्स के, हमें क्लब्स के पब्स के बिजनेस से कोई वो नहीं है। बिल्कुल उनका बिजनेस है, वो करें, बिल्कुल लाइसेंस लेके कर रहे हैं, सरकारी नियम के तहत कर रहे हैं, लेकिन नियम कायदे जब तक आप फॉलो कर रहे हैं, प्रशासन आपके साथ है। उसके ऊपर आपने अगर आप ड्रग कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, ड्रग कंजम्पशन दे रहे हैं वहाँ पर, अगर अलाउ कर रहे हैं और 21 साल के बच्चों कर रहे हैं, तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। मतलब ये मेरा व्यू रहता है क्लबिंग और उसकी रहेगी। मैं है ऑब्जर्व कि आप जब भी क्लब कल्चर या बार कल्चर के बारे में बोलते हैं मीडिया में, तो कई बार मनीष सर का नाम आता है, जो हमारे इंदौर कलेक्टर है। आई वांट टू नो कि और मनीष सर को हम लोग काफ़ी समय से इंदौर में देख रहे हैं, काफ़ी ब्रिलियंट काम वो कर रहे हैं एज एन जनता। अगर हम जब उनको देखते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मनीष सर की लीडरशिप पे आपके क्या व्यूज़ है जब इन चीज़ों को आप हैंडल करते हैं?
देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट इसी चीज़ से करूँगा दैट ही इज़ द बेस्ट ब्यूरोक्रेट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ एंड आई फील सो प्रिविलेज्ड एंड सो ओवरवेल्म्ड टू वर्क अंडर हिज गाइडेंस। मैं सर को अपना गुरु, अपना मेंटर, मतलब मैं अगर प्रशासनिक चीज़ में कोई सीख रहा हूँ तो मैं पूरा क्रेडिट आज आपके माध्यम से भी सिर्फ मनीष सिंह सर को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी चीज़ें सिखाई है। जैसे हम जानते हैं कि इंदौर आज नंबर 1 आया है, तो नंबर 1 पहली बार कौन लेके आया था? वो हमारे कलेक्टर मनीष सिंह सर ही लेकर के आए थे। उसके बाद आगे लीगेसी बनी है, जो आज तक कंटिन्यूस फॉर द है। जो एफिशिएंसी सर के अंदर है, जो मैनेजमेंट सर के अंदर है, चीज़ों को कैसे करना है, वो मतलब जब सर को देख के हम सीखते हैं तो वो मतलब मैं अपने आप को इतना लकी मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का, उनके अंडर काम करने का मौका मिला, तो मैं इतनी सारी चीज़ें सीख पा रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ ऐसा नहीं, सर एकदम बच्चों की तरह मतलब वो हमें ट्रीट भी करते हैं, सर हमें सिखाते हैं सारी चीज़ें, और एक क्या आपका एक्शन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे एक टीचर कुछ आप गलती करते हैं तो आपको डांटते भी हैं, तो अकॉर्डिंगली सर का मतलब ये है कि ही इज़ द बेस्ट ब्यूरोक्रेट इन शॉर्ट। दैट्स रियली नाइस। और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे आपने बताया कि इंदौर लगातार 5 बार नंबर 1 रहा है और फर्स्ट टाइम मनीष सर लाए थे, तो दैट्स रियली, एंड आई बिलीव कि मनीष सर के साथ में भी पूरे इंदौर में कई सारे ऑफिसर्स आप हो गए जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो प्लानिंग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं टॉप लेवल पे, या जीरो तो हम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप सभी लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो दी बैक एंड स्टोरी ऑफ बीइंग अ नंबर 1 फॉर द 5th टाइम, कि इंदौर स्वच्छता में लगातार 5 बार नंबर 1 है, इसकी बैक एंड स्टोरी क्या है? देखिए, सबसे बड़ा टास्क होता है कोई भी चीज़ को फर्स्ट टाइम करना। एक बार फर्स्ट टाइम हो जाए उसके बाद वो लेगेसी कंटिन्यू होने में एफर्ट्स लगते हैं, बिल्कुल मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन जितना फर्स्ट टाइम में लगता है से एक लेगेसी से मतलब एक फर्स्ट टाइम जब आप कोई चीज़ आती है उसको कंटिन्यू करने में आपको इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे जितने फर्स्ट टाइम। तो अगेन आई कम बैक टू मनीष सिंह सर कि उनके कारण ही आज नंबर 1 ये आ पाया है फर्स्ट टाइम जो लेकर के आए थे। तो क्या ऐसी चीज़ें थी और क्या मुझे लगता है व्हाट आई पर्सनली फील कि नंबर 1 लाने में रहा। सबसे पहले जो चीज़ है कि आपका जो मैनेजमेंट पहले चल रहा था नगर निगम का, वो मैनेजमेंट पूरा सर ने पूरा चेंज कर दिया। आप देखते हैं जैसे आपको आज भी आप देखते होंगे कि सुबह सुबह आपको गाड़ियाँ दिखती है जो कलेक्शन वेस्ट कलेक्शन वाली गाड़ियाँ आती हैं, उसमें गाने बजते हैं। तो गाना बजाने का आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम से हर बार हम चेंज करते हैं। तो क्या इसके पीछे उद्देश्य है? द वेरी मोटिव बिहाइंड जो था इसके पीछे वो था कि बिहेवियरल चेंज। कोई भी चीज़ आप डेली डेली सुन रहे हैं, आप मॉर्निंग उठते से आपके जहन में वो आता है कि इंदौर आएगा नंबर 1, तो वो चीज़ आपके अंदर बैठ जाती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे एक एटीट्यूडनल चेंज, बिहेवियरल चेंज, जिसमें हमारी जनता का भी पूरा सहयोग रहा है। एफडी फाइन्स रहे हैं स्टार्टिंग में, मतलब लोग नहीं सुधर रहे तो फाइन्स भी था। बिहेवियरल चेंज के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह की, उसके बाद कैसे वेस्ट कलेक्ट करना, मतलब ये एक आइडियोलॉजी पूरी बनाई गई पहले कि कैसे कैसे हम उसको कर सकते हैं। और उसको फिर जब आपने उतारा ऑन रियलिटी ग्राउंड पे, तो फिर रिजल्ट सर ने लाके दिखाया और आज हम देख रहे हैं फॉर द कॉन्सिक्यूटिव 6th टाइम इंदौर इज नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। Sure. What's the one piece of advice you would like to give all the citizens of India, कि आप जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्लीनलीनेस को क्या मेंटेन वो किस तरह से कर सकते हैं, लाइक इंदौर डिड? देखिए, मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज़ बोलता हूँ कि हम लोगों ने, इंदौरियों ने इंदौर को अपना घर माना है। हम अपने घर में खुलेआम कहीं थूकते हैं क्या? ऐसे हम कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, या हम कुछ भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, हम हमारे घर को साफ रखते हैं। तो हमने इंदौरियों ने, इंदौरी जनता ने और इंदौर के प्रशासन ने, इंदौर के सभी लोगों ने इंदौर को अपना घर माना है और इस तरह की चीज़ों से अपना जो बिहेवियरल चेंज है वो लेकर के आए हैं, तो ही हम नंबर 1 आ चुके हैं। सिर्फ प्रशासन ही नहीं, यहाँ पे इंदौर के सारे जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी, और इंक्लूडिंग हमारी जितनी जनता है वो भी, सबके टोटल सहयोग के साथ ही आज इंदौर नंबर 1 आ रहा है। तो पूरे में इंडिया के, जैसे आपने बोला कि जनता को, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, नंबर 1 हम आए हैं, आप भी आ सकते हैं। बट यही कुछ चंद चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आप उसको ये मानिए कि अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है, नंबर 1 लेके आना है, तो प्रशासन और अगर जनता दोनों में मिलके, इट्स अ 2-वे प्रोसेस, नॉट अ 1-वे प्रोसेस। तो आपने दोनों ने चाहा तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें, आदतों में चेंज आप लेकर के आइए। जो कार से हम चलते हुए कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, कुछ लोग स्पिट कर देते हैं, कुछ लोग ओपनली
रोड को ही अपना वॉशरूम समझ के एक्सरसाइज सारी चीजें, तो दैट इज द थिंग, यू नीड टू ब्रिंग चेंजेस, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। वाइल फेसिंग दिस चैलेंजेस अक्षय भाई, आपको आप इंजॉय करते हैं ब्यूरोक्रेसी को? बिल्कुल, मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए मैंने क्या बोला कि मेरा एक हमेशा से एक पैशन रहा है। मैंने 12th में, जैसे मैंने बताया, आफ्टर दैट मेरा IIM इंदौर के IPM कोर्स में सिलेक्शन हो गया था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था उसको, दैट वाज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो मेरे एक अंदर से था कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है, एक डॉक्टर। यस। आज जब मैं बन गया हूँ ना, तो डेफिनेटली ऑन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ माय जॉब आई एम थोरली एंजॉयिंग इट। क्यों इसमें कर पाते हैं? क्योंकि आप कुछ कर सकते हैं। देखिए सिविल सर्विस में आके एक जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको कॉर्पोरेट या किसी प्राइवेट उससे ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज यू हैव एम्पल स्कोप टू डू समथिंग फॉर अदर्स। आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको मदद हम बहुत अलग अलग वे में कर सकते हैं। तो वो जब एक सेटिस्फेक्शन, आप किसी को बिना किसी सवाल के जब कोई मदद करते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज अनदर लेवल। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक ब्यूरोक्रेसी को अलग बनाती हैं, डेफिनेटली आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। That's really great to know. Akshay bhai, moving ahead to our next question. I don't want to end this conversation. It's going really great. काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अक्षय भाई, आपने एक वर्ड सुना होगा, चाय पे चर्चा, एंड आई वुड लाइक टू ऐड ऑफिसर्स इनटू इट। आप जब ऑफिसर्स जब बात करते हैं तो क्या चर्चा आपके बीच में होती है? आप अपने फ्री टाइम में जब बात कर रहे होते हैं तो क्या बातें होती है एक ऑफिसर रैंक के उसमें? देखिए एक ही चीज हमको माननी पड़ेगी, ऑफिसर्स भी एक नॉर्मल आम इंसान ही होते हैं। तो हम लोग जब जैसे कई बार होता है कि हमारी कोई मीटिंग्स होती है, मीटिंग से जब हम फ्री होते हैं तो किसी भी सभी ऑफिस, बहुत सारे ऑफिसर्स के चैम्बर हैं, तो किसी एक के चैम्बर में हमारे जो कोलीग है टीम में बैठ के चाय या कुछ भी कॉफी या हम बुलवा के वी जस्ट सिट एंड वी टॉक। ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक वो होता है, हम हमारे ऑफिस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड इश्यूज में डिस्कस करते हैं। हम लेजर में कुछ मस्ती वाली बातें भी करते हैं, बिल्कुल जो हमारे बैचमेट्स हैं। और वो तो ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है, मतलब कि अकॉर्डिंगली जो बात हो जाए वैसा। बट नॉर्मली जैसा एक सब लोग करते हैं, बैठ के चर्चा बिल्कुल होती रहती है हमारी लिए। I'd like to move your point on UPSC. आपने UPSC का रिजल्ट इस साल का देखा है? What's your view on Shruti Sharma, the UPSC rank 1 holder this time? देखिए रिजल्ट अभी जो आया यूपीएससी का, जैसे आपने बोला श्रुति शर्मा गॉट फर्स्ट रैंक, तो वो एक इंस्पिरेशन है उन यूथ के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज ये उनके सेकंड अटेम्प्ट था, जहाँ तक मुझे पता है कि सेकंड अटेम्प्ट में शी गॉट फर्स्ट रैंक, और हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ में हमने किया है, जो कि लोग बहुत बोरिंग और बहुत मोनोटोनस लगता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर वो कर सकती हैं, आई एम वेरी, शी इज ऑल्सो वेरी यंग, और एक सेकेंड अटेम्प्ट में अगर वो फर्स्ट रैंक ला सकती हैं, तो शी इज डेफिनेटली बीइंग अ फीमेल फर्स्ट रैंक लेकर के आई हैं, तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ वुमेन एम्पावरमेंट। तो अगर वो कर रही हैं तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, वो कर रही हैं कोई भी कर सकता है, हम कर रहे हैं कोई भी कर सकता है। तो एक मैं यही बोलना चाहूँगा आज की यूथ को कि आप अगर कोई चीज़ ठान लें तो कोई भी चीज़ मतलब कठिन नहीं है। आप अगर चाह लें तो कोई भी चीज़ आप बहुत इजीली प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में कर सकते हैं। And even this time we got 3 female toppers in UPSC. Great. ये बताता है कि इंडिया इज मूविंग अहेड, वुमेन एम्पावरमेंट ऑन ग्राउंड एक्चुअली इट इज टेकिंग प्लेस। अक्षय भाई, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आपने की, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर क्वेश्चन टू इट। वुमेन एम्पावरमेंट में कई सारी गर्ल्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एक तरफ वी हैव टॉप 3 टॉपर्स फॉर यूपीएससी जो फीमेल्स हैं, इसके अलावा फीमेल्स हमको हर कहीं प्लेस पे कहीं ना कहीं मिलते ही हैं टॉप मोस्ट पोजिशंस पे। व्हाट डू यू थिंक कि आज भी कई सारी ऐसी फीमेल्स है, गर्ल्स है जो अपने घर से इवन जो गांव में रह रहे हैं या फिर वो अपनी पढ़ाई के लिए ही बाहर नहीं आ पा रहे? व्हाट्स योर मैसेज टू देयर पेरेंट्स? देखिए बिल्कुल हम देखते हैं कि दो आज भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो हम रूरल एरियाज स्पेशली हम देखें, या कुछ ऐसे दूर दराज के एरिया है जहाँ पे वहाँ की फीमेल्स स्कूल तक प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाती। तो मैं उनको तो नहीं, उनके पेरेंट्स को और उनके सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि हमें हमारा माइंडसेट बदलने की बहुत आवश्यकता है। प्रशासन आज इतनी योजनाएं महिलाओं के लिए चला रहा है, वो योजनाओं को लाभ उन तक पहुँचने दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए। देखिए शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको आपका हर हक दिला सकती है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, अगर कोई महिला शिक्षित है, जैसे बोला भी जाता है कि अगर घर की महिला शिक्षित है तो आपकी जनरेशंस शिक्षित रहेंगी। तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस एरिया में जहाँ पे
महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो उनके पेरेंट्स, उनकी सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, उनसे मेरी एक ही अपील है कि ये समय को बदलने का समय आ चुका है और अब आपको बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी महिलाएं हर फील्ड में, वो किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, इंक्लूडिंग द सिविल सर्विसेज। तो आपको बिल्कुल उन्हें रोकना नहीं चाहिए, प्रमोट करना चाहिए बीइंग द पेरेंट्स। और प्रशासन और शासन पूरी तरह, सरकार की योजना बहुत सारी चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इतनी योजनाएं हैं कि हम उनको अगर प्रॉपरली अगर वो देना चाहें तो बहुत अच्छे से एजुकेशन मिलते हुए और बहुत अच्छे स्टैंड पे एक महिला हमारी पहुँच। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है अक्षय भाई, तो मैं जानना चाहूँगा, मैंने आपके कई सारे फोटोज़ देखे, आप अपनी मदर के काफ़ी क्लोज है। आई वांट टू नो कि आपकी मम का क्या कंट्रीब्यूशन है आपके यहाँ तक बनने में। व्हाट्स योर मैसेज टू हर। आज मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरी मदर के कारण ही, मतलब शी इज़ माई मदर एंड फादर बोथ टू मी। और मतलब उनके कारण ही आज जो भी मैं बन पाया एक कम एज में, आप बोल लीजिए एक यंग एज में, तो बिकॉज ओनली ऑफ हर, उनके स्ट्रगल के कारण, उनके सपोर्ट के कारण, उनके संस्कारों के कारण आज जो। अक्षय भाई, अभी अभी रिसेंटली इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू टू ऐड समथिंग अबाउट कमिश्नरी सिस्टम। व्हाट इज कमिश्नरी सिस्टम और कैसे ये पूरा प्रोसीजर चलता है? देखिए, जैसे हम देखते हैं कोई भी शहर जब बड़ा होता है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ बढ़ता है, उसकी जनसंख्या बढ़ती है, उसमें रहने वाले लोग बढ़ते हैं, उसका बिजनेस बढ़ता है, इन सब चीज़ों के साथ में उसमें क्राइम भी बढ़ता है। यस, ठीक है, जैसे जैसे हर तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के क्राइम भी बढ़ते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो शहर बड़े होते जाते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बात करूँ, जो शहर जब बड़ा होता है तो वहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम लाने का सुझाव दिया जाता है और लेकर आया जाता है। तो व्हाट इज दैट कमिश्नरेट सिस्टम? पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। हम देखते हैं जो अभी इसके पहले तक व्यवस्था थी वो ये थी कि मजिस्ट्रियल पावर हमेशा हम लोग के पास होते थे। हम लोग बोले तो डीएम, एडीएम, एसडीएम, मतलब जो हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं उनके पास मजिस्ट्रियल पावर होती है। मजिस्ट्रियल पावर से मतलब क्या है कि पुलिस के पास पकड़ने का प्रावधान है, उसको जेल भेजने का प्रावधान है, उसको सजा देने का मजिस्ट्रेट्स तक, कि उसे बेल देना है या उसे जेल भेजना है। दैट इज द थिंग। आप अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो लाठी चार्ज करना है, बम की गोले फेंकने हैं, आंसू गैस के, इस तरह के, मतलब आंसू गैस वाले बम की गोले, इस तरह वाटर कैनन छोड़ना है, तो ये आदेश मजिस्ट्रेट देता है अपने पुलिस काउंटर पार्ट को, तो वो कर पाते हैं। मतलब आदेश जो देता है दंडाधिकारी, जिसको हम बोलते हैं, जो दंड देने का प्रावधान है, वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास होता है। पुलिस कमिश्नरेट में ये पावर पुलिस के पास चली जाती है। इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा रचनाल है, एक बहुत बड़ा लॉजिक है, वो ये है, कई बार डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले होता है। पुलिस पकड़ती है किसी को, पुलिस अपराधियों को बहुत अच्छे से जानती है, ये चीज है, पुलिस जानती है कि कौन अपराधी प्रॉपर है। कई बार मजिस्ट्रेट्स को पता नहीं होती है प्रॉपर, ये एक प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने के कारण कई बार चीजें बहुत डिले हो जाती है। इसलिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लाया जाता है। जब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आता है तो हम देखते हैं जितने भी प्रिवेंटिव एक्शन की पावर्स हमारे पास होती थी, सीआरपीसी आपने सुना होगा, सीआरपीसी में 107, 116 होती है, 110 होती है, 144 होती है। इस तरह की जो पहले मजिस्ट्रेट्स या रेवेन्यू ऑफिसर्स करते थे, वो अब पुलिस के पास चली जाती है, 151 होगी। पहले पुलिस हमारे पास पकड़ के लाती थी किसी बंदी को और हम डिसाइड करते थे उसे जेल भेजना है या उसे बेल देना है। अब वो पुलिस खुद पकड़ती है और पुलिस ऑफिसर्स के बाद में, इंक्लूडिंग योर मतलब एसीपी रैंक के ऑफिसर्स जो होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उस रैंक के ऑफिसर के पास उनकी कोर्ट लगती है, जैसे हमारी कोर्ट होती थी, अब वो कोर्ट उनकी होती है। तो अब जितने भी इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सारी चीजें हैं, वो अब सारा पूरा मतलब काम हो गया है पुलिस का, उसमें हमारा रोल बहुत कम हो गया है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी पहले रैलीज होती थी, कुछ इवेंट्स होते थे, उसकी परमिशन पहले एसडीएम के यहाँ से जारी होती थी, कलेक्टर सर के यहाँ से जारी होती थी, लेकिन अब वो होती है एसीपी साहब के यहाँ से या सीपी सर के यहाँ से होती है। तो इस तरह की मतलब लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सारी चीजें अब हो गई है पुलिस के पास। तो दैट इज द कमिश्नरेट सिस्टम। मेन है कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हम थे, अब वो पुलिस को बना दिया है। अक्षय भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई डोंट वांट टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन। आई होप कि हम लोग आगे भी ऐसी कई तरह बातें करते रहेंगे, एंड एज वेल एज हम लोग अगली बार पीएससी को लेकर भी एक डीप कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे। आई जस्ट वांट यू टू जस्ट give a final note to our viewers कि what's your piece of advice to all our viewers?
irrespective of वो PSC कर रहे हैं या नहीं, but what's your advice to the young generation? देखिए, अब ओवरऑल जो व्यूअर्स हैं उनको बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ व्यूअर्स नहीं है, हमारे एक कैटेगरी ऑफ व्यूअर्स नहीं है, तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमेशा आप लोग बस एक चीज़ रखिए अपने, मतलब जो भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सिविल सर्विस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, एक चीज़ हम अगर वो मान के चले कि हम कोशिश करें एक अच्छे इंसान बने, दैट इज़ वेरी। आप अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे, मैं आपको दावे से एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में हो, यू विल एक्सेल इन दैट फील्ड। आप अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे, आप सबको प्रॉपर्ली, आप जैसे कि मैनेजमेंट की बात हुई, तो आप सबको, आपकी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जॉब को, जॉब रिलेटेड पीपल, सबको प्रॉपर टाइम दीजिए, डेडिकेटेडली सारी चीज़ें फोकस करिए, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिए, दैट इज़ ऑल। और लाइफ को अच्छे से मस्ती से जीजिए, एक ही लाइफ है, इसको अच्छे से जिए आप लोग, बस ये मेरी एडवाइस है। Thank you so much, Akshay bhai, for joining us. Episode 4 was really exciting, and I hope. Thank you for inviting me. Thank you so much. दोस्तों, तो ये था एपिसोड 4 आशीष इंटरैक्शन का। हाँ, हमने बात की है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, इंदौर सिटी के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, एक ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है एस्पिरेंट से ऑफिसर बनने तक के लिए। आई एम श्योर ये एपिसोड आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। Make sure you hit the subscribe button, make sure you hit the bell icon to never miss an update.